फोर्स अगर वेरी कर रहा है, जैसे हम कहेंगे एक मैग्नेट रखा गया है, कोई आयरन ब्लॉक को खींच रहा है, आयरन ब्लॉक पास आने लगा, लेकिन जैसे जैसे आप पास आने लगा ये फोर्स बढ़ने लगा। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन ब्लॉक इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट होता तो वार्डन निकालना कितना आसान था, एफ डॉट एस कर लेते, लेकिन फोर्स बदल रहा है। ऐसा केसेस में हम लोग कैसे निकालेंगे हाउ मच इज द वार्डन? तो लेट मी एक्सप्लेन यू ए केस। सपोजिंग हम कहेंगे कि फंडामेंटल अप्रोच क्या है, कैसे निकालते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, सपोज ये नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट है, और यहां पर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा शेप का एक पाइप है, ठीक है, ऐसा शेप का एक पाइप है। दिस इज ए स्मूथ पाइप और रफ पाइप, इट नो मीटर्स। अब इसके अंदर चलो मानते हैं कि एक आयरन ब्लॉक रखा गया तो क्या होगा, ये आयरन ब्लॉक विल बी पुल्ड बाय दिस नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, तो ये चलने लगेगा। और आयरन ब्लॉक को तो जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं, इट हैज टू गो अलोंग दिस पाथ, इसी रास्ते में जाएगा। जब आयरन ब्लॉक यहां से यहां पर आया, उस दौरान उसके ऊपर जो फोर्स था वो ऐसे था, और जैसे जैसे पास आया फोर्स बढ़ने लगा। कॉल द फोर्स इज F1। लेट अस कंसीडर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds1, और ये ds1 इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है, चलो मानते हैं कि ds1 इज 0.00001 मिलीमीटर। हाँ, वेरी स्मॉल। It is such a small displacement that we assume that the force was constant over this displacement. फोर्स बदल रहा है पास आने में, लेकिन इतना थोड़ा सा मूवमेंट में क्या बदलेगा? We'll assume the force is constant. हाँ, अगर फोर्स कांस्टेंट था तो यहां से यहां तक आने में कुछ वर्क हुआ होगा, कितना? F1 डॉट ds1। फिर यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में, सारे छोटे छोटे डिस्टेंस आने में कुछ कुछ वर्क होगा। अगर हमें पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, तो हम देखेंगे यहां से यहां तक आने में क्या वर्क हुआ, यहां से यहां तक आने में क्या वर्क हुआ। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, एड देम ऑल टू गेट द टोटल वर्क डन, है ना। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि टोटल वर्क डन in moving the iron block from A to B is equal to, यहां से यहां तक आने में क्या वर्क हुआ? F1 डॉट ds1, F2 डॉट ds2, F3 डॉट ds3, लाइक दिस। सारा वर्क को निकालो, which is otherwise nothing but integration of summation of fi dot dsi। तो क्या है ये dsi? where dsi is such a small displacement that force fi over this displacement can be assumed to be constant। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला हूं जो कि आपकी नॉलेज के बाहर है। We have understood work done is F dot S। बस हम सारे छोटे छोटे वार्क को निकाले और जोड़ दिए, वार्क की स्केलर क्वांटिटी, सारा वार्क को निकाले और जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हो गया तरीका वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स निकालने का, ठीक है। तो तरीके को समझेंगे और मैं नोट पॉइंट नंबर 1 करके बताया इसको और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक एक नोट पॉइंट के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करते हुए चलेंगे
आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्या हुआ, टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन बाय द फोर्स ओवर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स एंड एट देम। ठीक है, चलिए आपको जो अभी थ्योरी बताया गया उस थ्योरी को यूज करते हैं। सपोजिंग हम एक केस लेते हैं कि ये कोई एक क्वार्टर ऑफ ए सर्किल है ऐसा, मान लो कि ये रेडियस आर है, ये भी आर है, ये पॉइंट का नाम ए है, ये पॉइंट का नाम बी है, एंड हियर इज ए बीड, एक मोती लगा है जो कि इसमें मूव कर सकता है। अब इसके ऊपर चलो मान लेते हैं कि कुछ फोर्सेस आ रहे हैं। लेट अस नेम द फोर्सेस, नाम देता हूं। ऐसा एक फोर्स है, कॉल इट F1 और FA। ऐसा एक फोर्स है, कॉल इट FB। एक फोर्स ऐसा है, कॉल इट FC, और एक फोर्स ऐसा है, यू कॉल इट FD। चार फोर्स आ रहे हैं। अब ये चारों फोर्स मिलके इसको ऐसे यहां तक खींच लिए। हमें निकालना है वर्क डन बाय ईच फोर्स। ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको समझाया कि टोटल वर्क डन इज द स्केलर सम ऑफ इंडिविजुअल वर्क डन। सारे छोटे छोटे वर्क निकाल के जोड़ दिए। बस इसी को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। चलो ये केस को पहले समझते हैं, केस में क्या बोल रहा है। ये एक एग्जाम्पल है। चलो मानते हैं कि FA, FB, FC, FD are of same magnitude, are of same magnitude। F0, इनका मैग्नीट्यूड F0 है, सेम है। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने से फोर्स बराबर नहीं होते, देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट। FA is a horizontal force, FA is horizontal, FB is vertical, FC is radial, मतलब along the radius। FD is tangential। हमें सारा फोर्स के लिए वर्क निकालना है, सारा फोर्स के लिए वर्क निकालना है। अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क निकालना आसान है, आप जानते हो। तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स कांस्टेंट है? सर आप तो बोले सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड F0 है। हाँ, मैग्नीट्यूड ना कांस्टेंट है, डायरेक्शन सबका कांस्टेंट नहीं है। ये जब यहाँ पे था FB ऐसे था, यहाँ पे था FB ऐसे था। FB का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। FA ये भी यहाँ पर था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। FA का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है। FC पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हाँ, FC का डायरेक्शन तो बदल रहा है। FC इज नॉट कांस्टेंट। FD पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। FD इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट। ठीक है, फॉर A to B motion, वर्क डन बाय FA क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब हम ये बॉडी को A से B तक ले गए, FA कांस्टेंट फोर्स है, इस डायरेक्शन में कितना गए? R। तो हम कहेंगे FA इंटू R।
कैसे हुआ ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स समझ चुके हैं। वर्क डन बाई ए बी है कोई परिमाण बताने के लिए मुझे, इट इज, अच्छा एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या था, F0, so it is F0 into R. Work done by FB is force, it's also a constant force. FB भी एक constant force है, FB is also a constant force. Work done by FB is displacement in the direction of FB. जब हम यहाँ से यहाँ तक गए, FB के डायरेक्शन में कहाँ गए, नहीं हम तो ऊपर गए, कितना ऊपर गए, R, तो कितना नीचे गए, माइनस आर, सो इट इज माइनस आर, कैन बी रिटन एज माइनस F0 इंटू आर। ऐसे सीधे सीधे कैसे कर लिए, ऐसे इसलिए कर लिए कि FA एंड FB आर कांस्टेंट फोर्सेस, इसलिए हमारा काम फटाफट बन गया। तो ठीक है, आपका काम बन गया, ये पार्ट समझ में आ गया। Now I want to see work done by FD, work done by FD and work done by FC. Work done by FD निकालेंगे। तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सारे डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकाल के जोड़ देंगे। If I consider a small displacement ds1 here, over this displacement FD कैसे था, FD ऐसे था, because it is always tangential, तो हम क्या कहेंगे, work done by FD क्या बनेगा फॉर्मूला, summation of Fi dsi, that is FD1, क्योंकि यहाँ पर FD का वैल्यू, यहाँ पर FD का वैल्यू अलग अलग है। सर कैसे अलग है, आप तो बोले कि मैग्नीट्यूड F0, अरे मैग्नीट्यूड ना सेम है, वेक्टर्स आर डिफरेंट, यहाँ पर फोर्स अलग है। मान लो यहाँ पर फोर्स है FD1 डॉट ds1, क्योंकि ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट ds1 आई कैन कंसीडर FD1 एज ए कांस्टेंट फोर्स, छोटा डिस्प्लेसमेंट है। फिर इससे और ds2 आगे FD2 डॉट ds2, हाँ यही करना है, पूरा A से B तक करना है। अब A डॉट B करते हैं तो क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, है कि नहीं। अब F डॉट FD1 डॉट ds1, तो क्या होगा, FD1 का मैग्नीट्यूड, FD1 FD2 FD3 सब अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, सबका मैग्नीट्यूड तो F0 है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, इसका मैग्नीट्यूड F0, ds1 का मैग्नीट्यूड ds1 नहीं इंटू cos of angle between them. When you are going over a small displacement ds1, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट में गए, what was the angle between FD1 and ds1? It was a 0 because FD1 is tangential, है ना, तो cos 0। FD2 के लिए, इसके लिए भी तो मैग्नीट्यूड F0 है, डिस्प्लेसमेंट ds2 है, cos 0, go on adding them all, cos 0 तो 1 होता है, cos 0 1 होता है। जैसे पता चला कि cos 0 1 होता है, तो बाकी सब में से क्या कॉमन जाएगा, F0 कॉमन जाएगा, अंदर क्या रहेगा, ds1 ds2 ds3, ये सब क्या है भाई, these are all magnitudes of small displacements। अब ये ds1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये छोटा सा लेंथ, ds2 का मैग्नीट्यूड और छोटा सा लेंथ, तो ये सारा छोटे छोटे लेंथ को अगर हम जोड़ देंगे क्या मिलेगा, ये पूरा लेंथ। ये पूरा लेंथ कितना है, पूरा सर्किल का तो 2πr होता है, ये तो 1/4 है, कितना होगा 2πr/4, तो आंसर हो गया दिस इज इक्वल टू F0 इंटू 2πr/4। वर्क डन बाई FD is F0 into 2πr/4। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा, what is the meaning of the statement I have given?
सर एक डाउट था सर। थोड़ी देर में करने से होगा, इसको बताने के बाद लास्ट पर। Now I want to see the work done by work done by FC. I have come to your doubts, don't worry. इसके लिए भी तरीका वही होगा, FC1 dot DS1, FC2 dot DS2, like this. Go on reading them all. When you are considering any small displacement ds, FC was perpendicular to that because it was along the radius. So what is the angle between them? 90 degree. What is cos 90? 0. तो आप कहोगे it is FC1 DS1, FC1 का मैग्नीट्यूड है F0, DS1 cos 90 and so on. cos 90 तो 0 होता है, तो सारे मिलके हो गए 0. देखो कितनी आसानी से विद द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हम लोग निकाल चुके हैं व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच फोर्स, मे इट बी कांस्टेंट, मे इट बी वेरिएबल, दोनों ही केस में हम लोग निकाल दिए व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी. वर्क डन बाय FA was F0 into R, work done by FB was minus F0R, work done by FD was F0 into 2 pi R by 4, work done by FC was 0. Now I want to say, if you have understood that work done by a variable force, तो थोड़ा मेरे को बताओ कि suppose here is a circle on the floor. Consider a circle of radius r drawn on a rough floor. ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर एक सर्कल बनाया गया है. ए ब्लॉक ऑफ मास m was slid on the circle, slid completely once on the circle. कोई ब्लॉक को इस सर्किल को चलाते हुए ले आए. If coefficient of friction is mu, find work done against friction. पूछा है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोई हॉरिजॉन्टल सर्किल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक को एक बार आप चला के ले आए. जब ब्लॉक को उसके ऊपर ले रहे थे चलाते हुए, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था, कितना म्यू mg, और कैसे आ रहा था ऑपोजिट टू मोशन, मतलब टेंजेंट टू द सर्किल. जब ये ब्लॉक ऐसे जा रहा था उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था. इफ आई कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स डॉट ds. इफ आई कंसीडर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds1, इट इज ff डॉट ds1. क्या रास्ता पर हर जगह फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? Same mass m, same mu, when it was moved along the circle, frictional force was constant or changing? अरे बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट था कि बदल रहा था? बदल रहा था. मोस्ट इंटेलिजेंट.
हाँ क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ना म्यू एम जी था, डायरेक्शन तो बदलना था। ओ कभी फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा था, कभी ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, मैग्नीट्यूड हर जगह वही था। तो Ff1 ds1, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स Ff1 है, यहाँ पर Ff2, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो वार्डन होगा Ff2 डॉट ds2 लाइक दिस। व्हाट इज दिस वी आर कैलकुलेटिंग? इट इज वार्डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या लिए हैं? F डॉट ds। Ff1 का मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर था, कितना? म्यू एम जी डॉट ds1 का मैग्नीट्यूड ds1 इंटू दोनों के बीच में एंगल cos 180। यू आर कंसिडरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। Ff2 इसका भी तो मैग्नीट्यूड म्यू एम जी है, ds2 है, cos 180 like this. If you go on adding them, mu mg will go common. Cos 180 is -1, so there is a minus sign here. Now ds1, ds2, if you add them up, क्या मिलेगा? ds1, ds2, ds3, ds4, ds5, ds6, सबको जोड़ो, क्या मिलेगा? It will be the length of the path. How much it is? 2 pi r. हम कहेंगे length of the path is 2 pi r. डाल दो वैल्यू, it is minus mu mg into 2 pi r. This is the work done by frictional force. पूछा है work done against frictional force, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन हट जाएगा। Work done against frictional force will be, the work done against frictional force will be कितना? ये थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, इज इक्वल टू म्यू एम जी 2 पाई आर विथ ए माइनस साइन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? दिस इज व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है नहीं? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन हट जाएगा, म्यू एम जी इंटू 2 पाई आर। तो ये हुआ एक तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कभी कभार आपकी जरूरत में आ जाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग देख रहे थे वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स इज समेशन ऑफ Fi डॉट dsi। ठीक है, जिसमें हमारा ds क्या था? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, और ये अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ओवर द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हाउ मेनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स विल गेट? इनफाइनाइट नंबर। सो यू आर नाउ ट्राइंग टू एड इनफाइनाइट नंबर ऑफ continuous small quantities like these, which means integration। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स in variable force if in moving a body along any path, along a path from A to B is equal to, along a path from A to B is this, that is integration of F dot ds। कहां से कहां तक? A से B। ध्यान से समझ लेना, ये ds क्या था? अब ds का कंप्लीट डेफिनेशन लिखेंगे। बोले तो छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या लिखेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ point of application of force along the path। जिस रास्ते में ला रहे हैं, हमारा फिगर आपको याद होगा। Here was the tube and the block was moving along the tube, it was coming along the path। ds क्या था? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along the path।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बट इफ ds इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आप कोई भी एक छोटा डिस्प्लेसमेंट ds को इन टर्म्स ऑफ इट्स x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिख सकते हो। x कंपोनेंट को आप कहोगे dx, y कंपोनेंट को आप कहोगे dy, तो ds कैन बी रिटन एज dx i कैप प्लस dy j कैप। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वार्डन बाय ए वेरिएबल फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस बेसिक फॉर्मूला, जिसमें ds का सिग्निफिकेंस क्या है समझ में आ गया। लेकिन समझ में तो तब आता है जब खुद से कुछ करते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज ऐसे हियर इज ए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके सामने आने वाला है फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी आने वाला है। सपोज हम कहेंगे ये एक पॉइंट है, ये एक दूसरा पॉइंट है, चलो मानते हैं कि ये ओरिजिन से जा रहा है और ये x इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 4 ले लो और ये भी y इज इक्वल टू 4 ले लो, 4 4, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल थोड़ा वैल्यूज बदल देते हैं क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज कर जाओगे। A particle was moved from A to B along a parabola। इस कर्व को parabola कहते हैं, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। y square is equal to 9x by following forces। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को प्लीज। फाइंड वर्क डन बाय ईच फोर्स। हर एक फोर्स से क्या होगा आपको निकालना है। हाँ, वर्क डन बाय ईच फोर्स, हर एक फोर्स से क्या वर्क होगा, ठीक है। फोर्स दिया गया है, 3 to 4 दिया है। नंबर 1 F इज 6i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन। दूसरा केस में F इज 2i कैप प्लस 2x i कैप प्लस 3y j कैप। तीसरा केस F इज 3x square i कैप प्लस 2y j कैप, उल्टा लिख दिया, 3y square i कैप प्लस 2x j कैप, ऐसा करके दे दिया। 3 फोर्स है, ये तीनों फोर्स अगर इस बॉडी को A से B मूव करवाएंगे, व्हाट विल बी वर्क डन बाय ईच फोर्स, ये हमें देखना है। व्हाट विल बी वर्क डन बाय ईच फोर्स, हमें ये समझना है। ये सारा को मैं अभी एक एक करके करूंगा। वर्क डन बाय एनी फोर्स ओवर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B इज इक्वल टू A इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds
कुछ लोगों के मन में शायद ये बैठ जाता होगा कि वेरिएबल फोर्स होगा तभी ऐसे करेंगे, अरे कांस्टेंट फोर्स होगा तभी ऐसे कर सकते हो। लेकिन हम करते इसलिए नहीं है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स में रेडीमेड हमें फटाफट आंसर मिल जाता है, क्योंकि रेडीमेड फोर्स में फटाफट आंसर मिल जाता है, तो ऐसे क्यों करेंगे। लेकिन कांस्टेंट फोर्स के लिए भी कर सकते हो, वेरिएबल फोर्स के लिए भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड में करके देखूंगा। बिट नंबर 1 को, बिट नंबर 1 में कांस्टेंट फोर्स में तो आप निकाल सकते हो F डॉट ds करके। F इज ए कांस्टेंट, हियर व्हाट इज S, पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। A से B तक का डिस्प्लेसमेंट 4 माइनस 0 i के, 6 माइनस 0 j के। हाँ तो आर्डन कितना होगा F डॉट S, F क्या है 6i के 2j के डॉट 4i के 6j के, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, 24 प्लस 12 इज 36 जूल्स। ये हो गया हमारा बिट नंबर 1 का फर्स्ट मेथड। क्यों इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। लेट अस डू। पहले निकालते हैं F डॉट ds का इंटीग्रेशन a to b इज द वर्ड। F कितना था 6i के प्लस 2j के ds। अब ds क्या, ds तो एक वेक्टर है, हम बताए थे। ds कैन बी फाउंड हाँ जस्ट अ मिनट, हाँ बरे तारा ड्यूज लगता है मैं देखता हूँ तारा ड्यूज लगता है तो मैं बात करता हूँ। तो ये जो ds था क्या था, थोड़ी देर पहले बोले थे ds इज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लिख सकते हैं ऐसे, इंटीग्रेशन a to b। डरो मत, इंटीग्रेशन देख के आसान है। मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, 6dx 2dy, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? a से b तक। a से b तक। अब थोड़ा देखेंगे 6dx में वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसका लिमिट रहेगा? x का। x एट a, x एट b। x एट a क्या था 0, x एट b क्या था 4, तो 0 to 4। 2dy में वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, y एट a, y एट b। y एट a था 0, y एट b 6 था, 0 to 6। अब मैं आपको बताया था ये भी कि कोई एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करो तो क्या होता है, इसको आप kx to the power 0 dx लिख सकते हो, जिसका इंटीग्रेशन होता है kx to the power 0 plus 1 by 0 plus 1 that is kx। कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है kx। तो ठीक है, 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा 6x, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2y, ये 0 to 6 प्लस ये 0 to 4। पहले अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालो तो 6 into 4 24 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे हो गया 0 प्लस पहले अपर लिमिट डालोगे 12 माइनस लोअर लिमिट डालोगे 0, कितना हुआ 36 जूल्स, जो हम लोग इतनी आसानी से निकाल लिए थे।
इसीलिए कांस्टेंट फोर्स को भी हम इंटीग्रेशन करके कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते, लंबा होता है, मेहनत लगता है, इसमें तो सीधे सीधे हो गया। एनीवे, फॉर बिट नंबर 1 वी कुड नो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स F व्हिच इज ए कांस्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। अब देखेंगे बिट नंबर 2 के लिए, ठीक है। बिट नंबर 2 में वेरिएबल फोर्स है, क्लियरली दिख रहा है, एक ही तरीका है, दो तरीका नहीं है। F.ds करेंगे, F.ds का वैल्यू क्या है, F.ds W F.ds F.ds F है 2xi कैप 3yj कैप और ds क्या है, ds डॉट प्रोडक्ट डॉट dxi कैप dyj कैप, हाँ मल्टीप्लाई करो 2x dx 3y dy a to b limits 2x dx में we are integrating with respect to x, limit of x will be from 0 to 4, इसमें 3y dy का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 to 6, 2x का इंटीग्रेशन 2x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 0 to 4 प्लस 3y आया क्या, 3y दिया था, अच्छा ठीक है, 3y to the power 1 plus 1 by 1 plus 1 into limited from 0 to 6, ये 2 को खा गया, क्या मिला, x square 0 to 4 3 by 2 y square 0 to 6। पहले अपर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट डालो तो 16 माइनस लोअर लिमिट डालो तो 0 प्लस 3 by 2, पहले अपर लिमिट डालेंगे 36 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0, दिख तो नहीं रहा है 83, हाँ इट इज कमिंग 70 जूल्स, Srinjay become man of the match today, very good। तो अब आपको तीसरा क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ दूर आने के बाद फंस जाओगे, तीसरा क्वेश्चन को करने में आप फंसोगे। पहले ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, ऑनेस्टली बताओ। बिट नंबर 3 में 4 दिया गया है, 3y स्क्वायर प्लस 2x 3y स्क्वायर प्लस 2x डॉट प्रोडक्ट किए, मिला 3y स्क्वायर dx 2x dy, और ये तो घोटाला हो गया। कैसे, हाउ टू इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन ऑफ x रहेगा, इंटीग्रेशन करना आता है, 3x स्क्वायर का dx पूछेगा तो आता है, 3y स्क्वायर का कैसे करेंगे, हाउ टू इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड हियर यू हैव टू इंटीग्रेट x विथ रिस्पेक्ट टू y। वो तो बड़ा अजीब सा केस आ गया, वी डोंट नो हाउ टू इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x और x विथ रिस्पेक्ट टू y। हाँ, अगर हम किसी तरह से हम y को x में कन्वर्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा। ये जो ds था, ds क्या था, इट वाज ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द पाथ, जिस रास्ते में हम लोग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिए थे, इस रास्ते में ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिधर से था उधर y और x के बीच में कोई रिलेशन था, हाँ था, पाथ इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 into 9x dx जस्टिफाइड है। हम लोग अभी इसमें छोटा वाक निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर इस जोन पे y स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 9x तो है, क्योंकि दिया गया इक्वेशन हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x dx, और x के जगह क्या लिखेंगे, अगर हमें इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो x क्या हो गया, y स्क्वायर बाई 9, तो 2 y स्क्वायर बाई 9 dy। अब इंटीग्रेशन करना क्या बड़ी चीज है, हियर वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यू हैव टू पुट द लिमिट्स ऑफ x दैट इज 0 to 4, हियर पुट द लिमिट्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, आप कर रहे हो सारे y है, कहां से कहां तक करेंगे, 0 to 6। Now when you integrate, it is 27
x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2/9 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 that is y cube by 3। अब ये क्या बड़ी चीज है, कोई भी कर सकता है भाई। 4 डालो तो 27/2 इंटू 16 माइनस 0 डालो तो सब कुछ हो गया 0। सिमिलरली 2/27 6 डालो तो 216 माइनस 0 डालो तो सब कुछ हो गया 0। सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आया दैट इज व्हाट इज द आंसर। जो आंसर आया वही है वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी अलोंग द पाथ। अब ये मैथमेटिकल वर्क आप लोग कर सकते हो। नाउ क्या दिया है यहां पर, कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका लेंथ L है और दो ठो कर लेते हैं, ऐसा और ऐसा, और एक ब्लॉक ऑफ मास M को यहां से छोड़ दिया गया, इसको यहां से छोड़ दिया गया, ये A से फिसला, ये B से फिसला, दोनों C में पहुंचे। Assuming same coefficient of friction, coefficient of friction in, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, you can consider this as an important question. Assuming same coefficient of friction in each case, or assume when block slides from A to B, sorry, A to C or B to C, the work done against friction are W1 and W2. What is more, W1 और W2? ऐसे पूछा है, क्या ज्यादा है, यहां से फिसल के यहां तक आया, वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन इज W1, यहां से फिसल के नीचे आया, वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन इज W2। कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा? सर W2। W2 is looking to be more, कोई बोला। चलिए हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। W2 चलो देखते हैं। ये ब्लॉक फिसल के यहाँ पर आया, जब ये ब्लॉक फिसल के आया, चलो मानते हैं कि ये लेंथ, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ L दिया हुआ है। जब ये ब्लॉक फिसल के आ रहा था तो ब्लॉक के ऊपर कुछ फ्रिक्शनल फोर्स था, क्योंकि फिसल रहा था। फ्रिक्शनल फोर्स क्या था? म्यू आर। आर क्या था? आर वाज mg cos थीटा। तो हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा। कितना दूर आया? A से C नहीं, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ? म्यू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, म्यू mg cos थीटा, और उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया है? A to C है कि नहीं? नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल ACP triangle. In ACP triangle, what is AC cos theta? AC cos theta is PC or L. So work done is equal to mu mg L. जब ये यहां से फिसल के यहां पर आया, वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हुआ? म्यू mg L। यहां से फिसल के यहां तक आएगा, वाटर अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू mg L। यहां से म्यू mg L, तो आप क्या कहोगे? W1 is equal to W2। दोनों केस में
बराबर अमाउंट ऑफ वर्क होगा। So when a block slides down a rough inclined plane, the water against friction depends only on the horizontal distance traveled. हम देखें कि ये थीटा कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड। ये ए से फिसल के यहाँ तक आएगा, थीटा कुछ भी हो, वाटर कितना होगा म्यू एम जी एल। बी से फिसल के सी तक आएगा, क्या होगा रैंडम लेंथ म्यू एम जी एल। मतलब तो आप क्या कहोगे कि दोनों केस में बराबर अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शन।